आरजेडी के कोटे में जाता तो बिल्कुल जो राजद के समर्थक हैं वो और उभर करके सामने आते हैं और वो एग्रेसिव नज़र आते हैं। वोटर टर्नआउट वो हो सकता है तो बढ़ता। जिस तरीके से इससे पहले भी आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में अनिल सहनी को मैदान में उतारा गया था, अनिल सहनी वहाँ से जीत करके आए। अब पर जदयू को ना जा करके बल्कि राजद को उम्मीदवार को जाते तो वो ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल पाता महागठबंधन के उम्मीदवार को। हम यार राजद को वोट करते हैं और भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान है वो मुझे लगता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को होने वाला है। पूरी तरीके से A to Z के समीकरण का बात करें तो सफल नहीं दिखेगा, क्योंकि A to Z का मतलब होता है पूरी पार्टी, पूरी जो जाति है एक साथ वोट करेगी तब, या फिर एक साथ उसका पूरा समीकरण होगा तब A to Z होगा। यहाँ तो हर कोई जो चुनाव लड़ता है पार्टी जाति के आधार पर होता है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर वोटें दी जाती है, उसी के आधार पर उम्मीदवार तय किया जाता है। तो एक A to Z समीकरण की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि आप किसको मैदान में उतारें फील्ड में। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विशाल यादव, जिनसे हम बात करेंगे कुढ़नी उपचुनाव पे। विशाल यादव जी, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। जैसे कि हम सभी जानते हैं कुढ़नी में 5 दिसंबर को वोटिंग हुआ जी। 5 दिसंबर को वोटिंग हुआ पे काफी जोरों शोर से हर एक पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी भाग आजमाई वहाँ पे। बिल्कुल। जैसे कि वीआईपी के टिकट से यानी मुकेश सहनी की पार्टी वहाँ से भूमिहार को खड़ा किया, नीलाभ कुमार को। महागठबंधन सरकार से मनोज कुशवाहा ने थे वहाँ से जी। और बीजेपी से केदार गुप्ता थे। हालांकि ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग बातचीत कर रहे थे वहाँ पे ज्यादातर चांसेस बीजेपी की दिख रहे थे। आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को आप? देखिए, अगर मैं बताऊं राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर, अगर मैंने जो लोगों से बात किया है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं इस बार महागठबंधन के वहाँ जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं वो पीछे नज़र आएंगे। वो केदार जो गुप्ता हैं, वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, वो इस बार फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं। जो बातें सामने आई है, जो एग्जिट पोल निकला है, उसमें 1 नंबर पे केदार गुप्ता नज़र आ रहे हैं। मनोज कुशवाहा की बात करें तो मनोज कुशवाहा जिस तरीके से उनका बिहेवियर, जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो रूडली बिहेवियर करते हैं। और जब एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि बातें सामने आ रही कि मतदान के पास ही दोनों गुत्थम गुत्ती हो गई थी मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता के बीच में। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एग्रेशन दिखना चाहिए था महागठबंधन के मतदाताओं का, वो खुल करके नज़र नहीं आए हैं। वो वोटिंग टर्नआउट नहीं हो पाया है। और जो तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम जो लोग वहाँ गए थे, और आप भी वहाँ पे घूम करके आए हैं, आप भी वहाँ पे कवर करने के लिए गए थे, आपको अंदाज़ा ज़्यादा बेटर लगा होगा जो हम बात बता रहे हैं। जब मैं कवरेज कर रहा था उस टीवी से, मैंने भी वहाँ पे 1 सप्ताह टाइम बिताया कुढ़नी उपचुनाव में जी। हालांकि जिस तरीके से हम लोगों ने बातचीत किया लोगों से, वहाँ पे लोगों का साफ साफ कहना है कि मनोज कुशवाहा का एक तो सबसे पहले उनकी छवि सही नहीं है, बिल्कुल, उनकी बात करने का तरीका सही नहीं है जी। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो लोगों से मिलते जुलते हैं ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों के पास आते हैं, वोट की अपील करते हैं। हालांकि चौथी बात ये थी कि मनोज कुशवाहा को अगर टिकट न देकर महागठबंधन सरकार में आरजेडी के किसी कैंडिडेट को दिया गया होता, बिल्कुल, तो वहां से जीत की उम्मीद पक्की मानी जाती। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरजेडी के कोटे में जाता तो बिल्कुल जो राजद के समर्थक हैं वो और उभर करके सामने आते हैं और वो एग्रेसिव नज़र आते हैं। वोटर टर्नआउट वो हो सकता था बढ़ता। जिस तरीके से इससे पहले भी आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में अनिल सहनी को मैदान में उतारा गया था, अनिल सहनी वहाँ से जीत करके आए। और बाकायदा देखिए, अगर अनिल सहनी को पत्नी को वहाँ से उतारा जाता तो एक सिंपैथी भी होता लोगों का कि उनको फंसाया गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अनिल सहनी को फंसाया गया है, अनिल सहनी ऐसा। तो बहुत सारे लोग इन्होंने घोटाला किया, उनको जेल वाले, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। जैसे आपने देखा होगा मोकामा में अनंत सिंह जेल में, उनकी पत्नी नीलम देवी को चुनाव में टिकट दिया गया, उन्होंने जीत हासिल किया। वही सब कोई चाहते थे कि वहाँ पर जदयू को ना जा करके बल्कि राजद को उम्मीदवार को जाते तो वो ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल पाता महागठबंधन के उम्मीदवार को। अगर उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता तो लोगों का सिंपैथी गेन होता और राजद का जो वोटर है वो और एग्रेसिव तरीके से वोट करता और वोटर टर्नआउट जो वो बढ़ता। महागठबंधन का उम्मीदवार एक साथ सब राजद के उम्मीदवार को वोट करते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है कि राजद के उम्मीदवार ना होकर के जदयू के जो उम्मीदवार हुए हैं, तो मनोज कुशवाहा तो कहीं ना कहीं दोनों के पार्टी के बीच में क्या कुछ मैटर था वो तो नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा वो गोपालगंज में और तारापुर में दोनों जगह राजद वहाँ पर से सीट यानी एक जगह तो राजद निकाले, एक जगह फंस गया, वहाँ पर दोनों जो उम्मीदवार उतारी थी। तो इस बार पार्टी में, इस बार महागठबंधन में ये फैसला लिया गया कि आपने दोनों जगह चुनाव लड़ा, भले वो राजद का सीट है, लेकिन इस बार वहाँ से जदयू सीट उतारेगी। दोनों के
फैसला यही लिया। लेकिन अब देखिए कल बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। देखिए रात के बाद दिन होगा, 7 बजे से शुरू हो जाएगा काउंटिंग। मुझे लगता है कि 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक में रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे। वहाँ पे मुझे इसीलिए और फंसता हुआ नज़र आ रहा है महागठबंधन। जिस तरीके से गोपालगंज में आपने देखा होगा कि खेला हुआ था, खेला होने की बात कर रहे थे। गोपालगंज में तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने खेला किया था राजद के साथ, और AIM के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने खेला किया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि AIM यानी कि ओवैसी उद्दीन के जो उम्मीदवार हैं वहाँ यहाँ पर भी कुढ़नी में भी हैं। कुढ़नी में है, मतलब कि साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो MOI समीकरण किसके समीकरण है ये भी आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, पूरे बिहार की जनता को पता होगा। MOI समीकरण लगातार शुरू से ही राजद के साथ रही है, और MOI समीकरण में से M समीकरण जो है कुछ दिनों में हमने देखा है कि वो टूटती हुई नज़र आ रही है। राजद चुनाव में देखा गया। हाँ बिल्कुल, गोपालगंज चुनाव की हमने बात की है कि गोपालगंज चुनाव में M समीकरण में जिस तरह से बिखराव देखने को मिला, लगभग हम बात करें साधु यादव और ओवैसी की पार्टी ने 21,000 वोट का नुकसान दिया है राजद को, बैक फुट पे पहुंचा दिया है राजद को, दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया। हालांकि टक्कर में वहां लग रहे थे, लेकिन अगर वहां पर AIM अगर उम्मीदवार नहीं उतारते गोपालगंज से तो वहां पर राजद के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत पक्की थी। और इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बातें जो अभी कह रहे हैं कि मनोज कुशवाहा नहीं जीत पाएंगे, या फिर जो मैं कह रहा हूँ पर्सनली मेरा मानना है कि वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मनोज कुशवाहा का जीतना, यही सब वजह है। और जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण को भी हम देखें तो भूमिया समीकरण ज़्यादा है, और वहाँ पर नुकसान अगर कोई कर रहा है, 2 ही पार्टी नुकसान कर रहा है। एक मुकेश सहनी की पार्टी नीलाभ कुमार को उतार करके पहली बार उन्होंने नीलाभ कुमार को मैदान में उतारा है। हालांकि वो शुरू से कहते रहे कि हम निषाद की मल्लाहों की पार्टी हैं, पहली बार उन्होंने भूमियार को टिकट दिया, सवर्ण समाज को टिकट दिया। तो बड़ी बात है कि भूमियारों ने उनको वोट किया होगा। भूमियार वोट राजद को भी करते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा बोचहा उपचुनाव में किस तरीके से भूमियार ने अमर पासवान को वोट किया, और फिर जिस तरीके से भूमियार जो 2-3 जो जीत करके आए थे MLC वाला चुनाव में, उसमें भी देखा हो तो भूमियार राजद को वोट करते हैं और भाजपा को वोट करते हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान है वो मुझे लगता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को होने वाला है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, जो और भी लोग कह रहे हैं कि मनोज कुशवाहा कल पिछड़ते हुए नज़र आएंगे, और जो रुझान होंगे तो यानी कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की सीट है वो फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कुढ़नी उपचुनाव में देखिए केदार गुप्ता के लिए आसानी मुझे इसलिए लग रहा है कि केदार गुप्ता के लिए मैदान खाली है। देखिए केदार गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं बता दूं उनके बारे में कुछ, हमने जितने लोगों से बातचीत किया, हालांकि जितने भी लोग थे वहाँ पे, कुढ़नी की जो जनता है, सबकी जनता की जुबान पे एक ही नाम था, केदार गुप्ता भाई केदार गुप्ता, केदार गुप्ता भाई केदार गुप्ता। क्यों? क्योंकि केदार गुप्ता उनके लिए इतना कार्य किए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि भूमिहार तो गाली तक देने लगे, उनका कहना है कि मनोज कुशवाहा भूमिहार ऐसे गाली दे रहे थे, नीतीश कुमार को, ललन सिंह को ऐसे गाली दे रहे थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल, हमने वीडियो देखा था, वो वीडियो मैंने देखा था। तो क्या जो MOI जो A to Z का समीकरण नया तेजस्वी यादव लाए हैं, क्या A to Z का समीकरण सफल दिखेगा क्या उपचुनाव में? देखिए पूरी तरीके से A to Z के समीकरण का बात करें तो सफल नहीं दिखेगा, क्योंकि A to Z का मतलब होता है पूरी पार्टी, पूरी जो जाति है एक साथ वोट करेगी तब, या फिर एक साथ उसका पूरा समीकरण होगा तब A to Z होगा। यहाँ तो हर कोई जो चुनाव लड़ता है पार्टी जाति के आधार पे होता है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर वोटें दी जाती है, उसी के आधार पर उम्मीदवार तय किया जाता है। तो एक A to Z समीकरण की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि आप किसको मैदान में उतारें फील्ड में, और किसका कितना फील्डिंग टाइट है, किसने कितना। इससे पहले भी केदार गुप्ता चुनाव जीते हैं, इससे पहले भी मनोज कुशवाहा चुनाव जीते हैं, इससे पहले भी बात करें तो नीलाभ कुमार के नाना जी वहाँ से अच्छे बड़े नेता है, दादाजी माफ़ कीजिएगा, वहाँ से अच्छे बड़े नेता थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि केदार गुप्ता का जो है इन सब पर भारी पड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, केदार गुप्ता की जनता उनको वोट देने के लिए दिल से चाह रही है कि केदार गुप्ता इस बार आए। देखिए अब कल क्या होता है। तो क्या लगता है, जो हमेशा की तरह जिस तरीके से मोदी अपना हनुमान उतार देते हैं फील्ड में, जैसे कि हनुमान का मतलब समझ गए होंगे, चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ, जैसे गोपालगंज में लास्ट वक्त पे
चिराग पासवान को उतारा गया था, वहाँ भी खेला कर दिया चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान को फिर से अंतिम बार यहाँ पे उतारा गया था? देखिए, अगर क्या चिराग पासवान फिर से खेला कर सकते हैं क्या बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर पासवान की वोटर की संख्या बात करें तो 10,000 से 15,000 पासवान वोटर हैं। चिराग पासवान के जाने से अगर थोड़ा सा भी पासवान वोटर भाजपा की तरफ रुझान आया होगा तब फिर तो चिराग पासवान का काम कर वहाँ जाना बहुत सफल माना जाएगा। जिस तरीके से लास्ट टाइम में उनको दो जगह जो उपचुनाव हो रहे थे तारापुर और गोपालगंज में लास्ट टाइम में लाया गया था। अगर मिडिल में अगर हम बात करें जिस तरह होता है ना कि उतारा जाता है मैदान में फील्डिंग करने के लिए, वो फिर बैटिंग करने के लिए मिडिल ऑर्डर में स्टार्टिंग में, तो अगर स्टार्टिंग में चिराग पासवान को उतार दिया था बैटिंग करने के लिए तो अच्छा टर्नआउट वो करा सकते थे। मोकामा में भी गोपालगंज में अच्छा टर्नआउट कराया, लेकिन वहाँ पे अनंत सिंह का गढ़ माना जाता रहा है, इसीलिए वहाँ से नीलम देवी जीत गई। लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान वहाँ बखूबी वहाँ पे अच्छे से उन्होंने फील्डिंग किया है और मुझे लगता है कि 10 से 15,000 जो वहाँ पे पासवान वोटर हैं, मुझे लगता है कि अच्छा वो टर्नआउट गया है। यानी फिर से कुर्नी से बीजेपी जीत रही है और चिराग पासवान इस बार फिर से उनका जीत का शहरा उन्हीं के माथे पे यानी कहीं ना कहीं चिराग पूरा क्रेडिट चिराग पासवान को ही जाने वाला है फिर से बीजेपी की तरफ से। जी, क्योंकि इस बार देखिए एनडीए में वो शामिल है लेकिन उनके चाचा भी शामिल हैं लोजपा, जो चाचा तो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं अभी। चाचा को एक्टिव नहीं किया जाता है, ये बात समझिए। चाचा को नहीं बुलाया गया था। इससे पहले 2 उपचुनाव में चाचा के पार्टी के प्रवक्ता आए थे, उनके लोग आए थे, लेकिन चाचा को मैदान में नहीं उतारा गया था। कहीं ना कहीं आपको पता होगा पासवान वोटर जो हैं चिराग पासवान को मानते हैं, ना कि पशुपति पारस को। पशुपति पारस के प्रति जो वोटर का रुझान है वो नहीं है, चिराग पासवान के प्रति है। अगर वो आते हैं तो तभी कुछ हो सकता है। चिराग पासवान आएंगे तभी वोटर टर्नआउट होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलिए कल क्या कुछ होने वाला थोड़ा सा बता दीजिए आप। कल देखिए 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 से 10 बजे तक में आपको पता चल जाएगा रुझान क्या कुछ आने वाले हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके चैनल बाद पे आपको पल पल का अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे, हमारे साथ आप बने रहिएगा द पंचायत के साथ। अगर हाँ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल कुर्नी उपचुनाव के बारे में कल आपको हर एक पल का अपडेट्स हम लोग मिलकर आपको देते रहेंगे। द पंचायत की टीम आपको अपडेट्स देती रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुँचे। और कल कुर्नी उपचुनाव में का रिजल्ट घोषित होगा, क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें बताएंगे हम लोग। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, अब द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।